प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने कक्षा 10 गणित के महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर के आ गया हूं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में आते हैं और 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा खास है। ठीक है ना, एक एक प्रश्न को देखेंगे और अच्छे से सॉल्व भी कराएंगे। तो पूरा वीडियो देख करके जाइएगा और 25 प्रश्न लेकर के आया हूँ, तो बताइएगा कि 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है ना, इसलिए रफ और पेन साथ में ले लीजिए और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलना मत, इसको पूरा देखिएगा। ठीक है ना, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो पहला ऑप्शन है 22/7, दूसरा ऑप्शन है पाई, तीसरा ऑप्शन है 0.69, चौथा है 5/√16। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। पाई देखिए, इस पर अभी चर्चा करेंगे। ठीक है ना, 0.69 इसको भी आप बटे के रूप में लिख सकते हो, ये भी परिमेय संख्या बन सकती है। और 5/√16 का जब आप वर्गमूल निकाल लेंगे तो 5/4 हो जाएगा और यह भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पर पाई अपरिमेय है, क्यों? क्योंकि देखो, अगर पाई को हम 22/7 के रूप में लिखेंगे तो ये परिमेय में मानी जाएगी। ठीक है ना, लेकिन अगर पाई को हम ऐसे लिख देंगे इस फॉर्मेट में तो इसको अपरिमेय संख्या में बताएंगे। ठीक है ना, इसका ऑप्शन बी आप लोग सही कीजिएगा, एग्जाम में डाउटफुल बिल्कुल भी मत होना। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही करके आना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। देखो, शून्येतर का मतलब ये होता है कि वह संख्या जो कभी भी जीरो ना हो, यानी जो कभी भी शून्य ना हो। ठीक है ना, यानी कि शून्य ना हो ऐसी परिमेय संख्या का जब भी आप किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ गुणा करेंगे तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगी। आप लोग ये पढ़े होंगे पहले ही चैप्टर में। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को यानी मासा को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यम का मान क्या होगा। ठीक है ना, यम की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं लाइव आप सभी के सामने। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि 65 और 117 का एचसीएफ इसके बराबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 65 और 117 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 65 को हम लोग लिख सकते हैं 5×13। ठीक है, और 117 को हम लोग लिख सकते हैं 3×3×13। ठीक है, 3 त्रिको 9 और 13 नियम 117। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों का एचसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात, तो 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, तो इन दोनों की सबसे छोटी घात 13 ही है, चाहे जिसको ले लो। ठीक है, तो हमने 13 को ले लिया और ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब क्वेश्चन आगे कहता है कि एचसीएफ इसके बराबर है, तो भाई 13 को हम किसके बराबर कर देंगे, 65m-117 के। ठीक है, अब आगे कहता है कि m की वैल्यू बताओ। तो देखो, 117 का पहले पक्षांतर करो तो ये हो जाएगा 13 + 117 बराबर में हो जाएगा 65m। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग देखेंगे कि m की वैल्यू आप लोगों को मिलेगी, इन दोनों को जोड़ दीजिए 130 हो गया और 65 का पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो m का मान आप लोगों को मिल जाएगा 2, ये कट जाएगा पूरा पूरा और m की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को a बराबर x³ y² और b बराबर xy³ के रूप में व्यक्त किया जाए तो एचसीएफ AB क्या होगा। देखिए, डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको भड़काया जा रहा है, डराया जा रहा है बस, बाकी क्वेश्चन में दम नहीं है। ठीक है, आप लोग देखिएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि a और b, ए को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया है, जो कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा दूसरी तरफ से करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए, ए बराबर दिया गया है x³ y²। ठीक है, और b को हमने कैसे दर्शा दिया है, xy³ को। ये दोनों अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब बताना है कि एचसीएफ क्या है। ध्यान देना, एचसीएफ में हम लोग देखते क्या है, एचसीएफ में हम लोग देखते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घातें। तो यहाँ पर देखो, x इसमें भी है x इसमें भी है, तो छोटी कौन सी है, तो x है। ठीक है, और y इसमें भी है इसमें भी है, तो छोटा कौन सा है, ऊपर वाला y²। तो एचसीएफ आपका क्या आ गया, xy²। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, डरना नहीं बिल्कुल भी, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। अगला देखिए, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर ab², p को कैसे दर्शाया गया है, ab²। ठीक है, और q को कैसे दर्शाया गया है, a³ b के रूप में। तो बताइए एलसीएम क्या होगा। एलसीएम में हम लोग क्या देखते हैं, एलसीएम में हम लोग देखते हैं भाज्य गुणनखंडों की बड़ी घातों का गुणा। तो यहाँ पर a की सबसे बड़ी घात क्या है, a³, तो a³ ले लो, और b की सबसे बड़ी घात क्या है, b², तो b² ले लो। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया a³ b²। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला देखो,
यदि द्विघात बहुपद k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k की वैल्यू बताओ। ध्यान देना, यहाँ पर जो शून्यक होता है वो बहुपद का मान शून्य कर देता है। शून्यक का मतलब ही होता है कि बहुपद को शून्य कर देने वाला, ठीक है ना। तो अगर शून्यक का मान हमें दिया गया है -3, तो -3 को x की जगह पर सब जगह रख दो, शून्य जरूर ही करेगा, ठीक है ना। तो k-1 और x की जगह पर हम -3 रख देंगे तो -3 का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में k x की जगह पर -3 लिख दो, -3 और प्लस में 1, तो बराबर में किसके हो जाएगा, शून्यक। क्योंकि शून्यक हमने रख दिया तो ये जरूर शून्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए शून्य के बराबर कर दिए। अब आगे देखो, k-1 इसका वर्ग करेंगे तो पॉजिटिव में 9 आ जाएगा, प्लस इन दोनों का गुणा हो जाएगा माइनस में 3k, ठीक है, और प्लस 1 बराबर 0। ध्यान देना, इसका अंदर गुणा करो तो ये हो जाएगा 9k और -9 और माइनस में 3k प्लस 1 बराबर 0। आगे देखिए, 9k से 3k घटेगा, कितना आएगा, 6k, और -9 से +1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, -8, ठीक है, बराबर में 0। अब 6k बराबर पॉजिटिव में 8 हो जाएगा और k बराबर फाइनली आपको क्या मिलेगा, 8/6। सॉल्व कर दो, 4 दूना 8, 3 दूना 6, ठीक है, 4/3 आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, पहला ऑप्शन 4/3, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। तो देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² प्लस kx प्लस k का शून्यक क्या होगा। यहाँ पर देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान देना। ये आपको एक द्विघात बहुपद दिया गया है, इसमें बताना है, इसमें दिया गया है कि k का मान 0 नहीं है, ठीक है ना। ये कटा हुआ है, इसका मतलब ये है कि k का मान 0 नहीं है। तो ये बताना है कि इसके शून्यक क्या होंगे। दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, ऋणात्मक होते हैं, सदैव असमान होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ पर देखिए, ये एक द्विघात समीकरण के रूप में दिया गया है, द्विघात बहुपद, और इसको यहाँ पर k और k की मान यहाँ पर बताया गया है कि 0 नहीं हो सकता। तो देखिए, अगर k का मान एक ऐसी शर्त होती कि k का मान अगर 0 हो जाता तो ये दोनों तो ऐसे भी 0 हो जाते, यहाँ पे खुद 0 हो जाता और 0 का x से साथ गुणा करते तो ये भी 0 हो जाता, ठीक है ना। लेकिन जब साफ साफ बता दिया गया कि k का मान 0 नहीं है, तो इसको हम किस विधि से हल करेंगे, गुणनखंड विधि से। इसका जब हम मूल निकालेंगे, ठीक है ना, या फिर कह लो शून्यक जब निकालेंगे, तो 1 2 कोष्ठक में 2 2 आ जाएंगे, ठीक है ना। और उन दोनों को जब 0 के बराबर में करेंगे तो जब उधर जाएगी संख्या तो निगेटिव हो जाएगी, और अगर निगेटिव वाली है तो उधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि हम यह भी नहीं कह सकते कि ऋणात्मक होंगे, और यह भी नहीं कह सकते कि हमेशा दोनों चेंज ही होंगे, और यह भी नहीं कह सकते कि हमेशा बराबर ही होंगे। तो और ना ही दोनों धनात्मक हो सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसका ऑप्शन ए आप लोग सही करेंगे कि दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। इस बहुपद के मूल जो है धनात्मक दोनों इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जब दोनों का गुणनखंड करोगे तो एक में माइनस एक में पॉजिटिव आएगा, और जब उसको 0 के बराबर करोगे तो उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है ना। इस वजह से दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। इसमें करना कुछ नहीं, बस थ्योरी का यूज है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बस आप लोगों को ये ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समीकरण 8x + 5y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाले बिंदु के निर्देशांक है। अब सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन एकदम आसान है। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, समीकरण आपको दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है। तो सबसे पहले लिख लो 8x प्लस, ठीक है ना, 5y बराबर 11। यहाँ पर बारी बारी से आप वैल्यूज को पुट करो। x की जगह पर अगर आप 2 रखेंगे, ठीक है ना, तो 8 दूना 16, और y की जगह पर 1 रखेंगे तो 5 × 5 और 16 5 21 हो जाएगा, जो कि 11 के बराबर नहीं है, यानी संतुष्ट नहीं करता। ये गलत बात है। इसको रखो, x की जगह पर -2 रखोगे तो ये -16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 5, तो -16 में से प्लस का 5 घटेगा तो -11 आएगा, ये भी संतुष्ट नहीं करता। इसको रखो, 8 दूना 16, पॉजिटिव का 16 और माइनस का 5, तो 16 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 11, ये संतुष्ट कर रहा है भाई। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आप लोग ऑप्शन सी सही कर दीजिएगा। अब देखिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेदन बिंदु कौन सा है। यानी ये रेखाएं दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं। तो देखो, x की वैल्यू आपको 0 दी गई है, समीकरण 1 हो गया, ठीक है, और 2x + 3y बराबर 12 समीकरण 2 हो गया। दोनों को सॉल्व करना है। तो करना कुछ नहीं, x की वैल्यू 0 है, इसमें रख दो, ठीक है। तो 2 × 0 + 3y बराबर 12। आगे देखिएगा, ये तो 0 हो गया, तो बचा क्या, 3y बराबर 12। आगे सॉल्व करेंगे तो y बराबर आपको 4 मिल जाएगा, ठीक है।
अब y बराबर 4 मिल गया, x बराबर 0 मिल गया, तो बिंदु आपका क्या बन गया 0,4। ठीक है, 0,4। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, बिना सोचे समझे सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखिए, जब रेखाएं समांतर होती हैं तब क्या होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि रेखाएं जब समांतर होती हैं तो इसकी तीसरी शर्त लगती है, जिसमें a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होता। ये तो तब होता है जब अद्वितीय हल होते हैं, यानी रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। ये तब होता है जब रेखाएं समपाती होती हैं, और ये तब होता है जब रेखाएं समांतर होती हैं, यानी जब उनका कोई भी हल नहीं होता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, यदि समीकरण x² + 3ax - 2a बराबर 0 का एक हल x बराबर 2 है, तो a का मान आपको बताना है। देखिए, x का मान आपको 2 दे दिया, इसमें पुट कर दो, x की जगह पर 2 रख दो। ठीक है, 3 × a × 2 - 2a बराबर 0, और a की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो 2 दूना 4, और इसको गुणा करेंगे तो +6a आएगा, और माइनस में 2a बराबर 4। अब देखिए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4a बराबर में इसका पक्षांतर कर दो माइनस में 4, तो a बराबर आपको मिल जाएगा -1। ठीक है, ये जाएगा भाग देगा, 1 आ जाएगा। तो कौन सा इसका सही है, इसका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, -1 इसका सही है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। देखो, अगला क्वेश्चन है ax² + bx + c बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर ax² + bx + c बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण कैसे बनता है। द्विघात समीकरण तब बनता है जब किसी द्विघाती बहुपद में, द्विघाती बहुपद को अगर हम 0 के बराबर कर देते हैं तो वही द्विघात समीकरण हो जाता है। ठीक है, द्विघाती बहुपद को ही जब 0 के बराबर करते हैं तो द्विघात समीकरण बन जाता है। और द्विघाती बहुपद के जो शून्यक होते हैं, द्विघाती बहुपद के जो शून्यक होते हैं वही द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। ध्यान देना, यानी शून्यक बराबर मूल होता है। तो अब यहाँ पर सिंपल सा आप लोग दूसरे चैप्टर में पढ़े होंगे शून्यकों के योग का फार्मूला, तो वही चीज़ यहाँ पर यूज है कि ax² एक द्विघात बहुपद है, यहाँ पर समीकरण के रूप में दिया गया है। बताना है कि इसके मूलों का योग क्या होगा, यानी शून्यकों का योग क्या होगा। तो अगर शून्यक अल्फा और बीटा है तो दोनों का योग होता है -b/a। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, ये दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। बस इसमें मेन बात यह है कि शून्यक ही मूल होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता। ठीक है ना, इसका ऑप्शन चौथा सही है, शून्यकों को ही मूल कहा जाता है। अगला देखो, ax² + bx + c बराबर 0 के मूल बराबर होते हैं यदि, देखो ये द्विघाती समीकरण दिया गया है, इसके 3 शर्तें होती हैं। मूल बराबर कब होता है, जब विविक्त वर्ग का मान 0 के बराबर होता है। ठीक है ना, विविक्त वर्ग जब 0 के बराबर होगा तो दोनों मूल बराबर होंगे। और जब विविक्त कर का मान क्या होगा, विविक्त कर का मान जब 0 से ज़्यादा होता है तो उसके अलग अलग मूल होते हैं। ठीक है, जब 0 से कम होता है तो कोई भी आंसर नहीं होता। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग बराबर वाला देखिए, ये छोटा बड़ा तो हो नहीं सकता, ये दोनों तो कभी नहीं हो सकते। यहाँ पर देखो, ये भी मान्य नहीं है, a बराबर b बराबर c, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। इसको आप लोग देखो, इसका ऑप्शन 3 सही है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको डराने के लिए भड़का करके लिख दिया है। और अभी आप लोग इसको देखिए विविक्त कर के रूप में कैसे चेंज करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करो, ये हो जाएगा b², और इसका जब स्क्वायर करेंगे 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा, और इन दोनों को जब करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा और इसका आ जाएगा। ठीक है ना, a और c का c आ जाएगा, और जब इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो b² - 4ac जो कि बराबर हो जाएगा विविक्त कर d के। ठीक है, तो वही चीज़ को थोड़ा इन्होंने परिवर्तित करके लिख दिया था आप सभी को डराने के लिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समीकरण x² - 25 बराबर 0 है, क्या है, एक घात समीकरण है कि शुद्ध द्विघात समीकरण है कि मिश्रित द्विघात समीकरण है कि उपरोक्त सभी है। तो देखो, ये समीकरण एक शुद्ध द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, और यहीं पर अगर बीच में कोई इस फॉर्मेट में अगर हो जाएगा तो उसको बोलेंगे मिश्रित द्विघात समीकरण। ठीक है ना, लेकिन ये एक अब इस समय जो है एकदम शुद्ध द्विघात समीकरण है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज क्या होता है। देखो, समद्विबाहु त्रिभुज जैसे मान लो हम एक बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, मान लो। ठीक है, मैं वैसे बना रहा हूँ टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है ना, अगर इसकी तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो बना त्रिभुज क्या होगा। देखो, इसका मध्य बिंदु ये हो गया, इसका मध्य बिंदु ये हो गया, और इसका मध्य बिंदु ये हो गया। तो जब इन तीनों को मिलाएंगे और आप लोग अगर एक सही चित्र बनाएंगे तो देखेंगे कि यह भी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोगों को कुछ अलग ही लग रहा होगा क्योंकि चित्र थोड़ा गड़बड़ है, समद्विबाहु आएगा। ठीक है ना, इसका ऑप्शन डी सही है। आप लोग थोड़ा बड़ा चित्र बना करके देखिएगा, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन, बिंदु 0, 5 और -5, 0 के बीच की दूरी आपको बताना है। सिंपल दूरी सूत्र आप लोग लगा दीजिए, ठीक है, दूरी सूत्र से जैसा भी हो। और √(x2 - x1) का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि -5 से 0 को घटाइए तो -5 - 0 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस 0 से -5, 0 से 5 को घटाइए यानी 0 - 5 का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 25, ये हो जाएगा 25, दोनों का अंडर रूट कर दो, आ जाएगा √50, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50 का, देखिए 2 25 बार में कटेगा और 5 से 5 बार में और 5 से 1 बार में, ऐसे कट जाएगा। इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा यानी 5 √2। 2 का जोड़ा नहीं बन रहा तो इसको अंडर रूट के रूप में लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा 5 √2, ठीक है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, बिंदुओं -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी कितनी है। यानी कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0 और इस बिंदु की निर्देशांक है -6, 8। इन दोनों के बीच हमें दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो -6 में से 0 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 8 से 0 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और दोनों का अंडर रूट। मैंने दूरी सूत्र का यूज कर दिया है। और इसका जब आप लोग वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 36 और इसका जब वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 64, ठीक है, अंडर रूट। दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 100 और इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 10, ठीक है। तो कौन सा सही है, 10। ऑप्शन सी इसका सही है, एकदम सिंपल है। आप लोग पढ़े होंगे तो आपको ये तनिक भी कठिन नहीं लग रहा होगा। देखिए 18वां, यदि साइन थीटा की वैल्यू दी गई है जो कि होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा यानी लंब बटे कर्ण बराबर 3/5 दिया गया है, तो tan थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले लंब कर्ण दिया गया है तो आधार निकाल लेते हैं, ठीक है। आधार का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, और लंब की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, दोनों का अंडर रूट कर दीजिए, ठीक है। अब इसको करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 25 में से 9 जाएंगे 16 बचेगा, अंडर रूट करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा tan थीटा का सूत्र लगा दीजिए। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू है 3 और आधार की वैल्यू है 4, तो 3/4 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला देखो, साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पर 15 डिग्री रख दो, 15 डिग्री बटे में क्या है कॉस 75 डिग्री। आप लोग सूत्र पढ़े होंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे 90 में से 15 घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा कॉस 75 डिग्री और बटे में भी कॉस 75 डिग्री है, ठीक है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अब देखिएगा 20वां क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। 20वां क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9 को दोनों जगह से कॉमन ले लो, आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब आप लोग जानते होंगे कि ये एक क्या है, समीकरण है, ठीक है ना, त्रिकोणमितीय समीकरण जिसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे क्योंकि देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के, ठीक है। तो आप लोग इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर आपको 1 मिल जाएगा। इसकी जगह पर 1 रख देंगे और आपकी वैल्यू 9 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब देखिए 21वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन है, हर वर्ष रिपीटेड है ये। 21वां क्वेश्चन देखिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए भी एक त्रिकोणमितीय समीकरण है, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा कोसेक स्क्वायर ए के, ठीक है। अब सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर ए। और जब दोनों पलटेंगे तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और कॉस स्क्वायर ए नीचे चला जाएगा, और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये tan स्क्वायर ए आपका आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। अब देखिएगा 22वां क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर दो, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बटे बटे में आ गए तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा tan स्क्वायर थीटा के, ठीक है। इसका भी आपका tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। अब देखिए अगला 23वां मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का दिमाग इसमें हिल जाएगा, बाकी कोई कुछ नहीं है इस सवाल में। देखिए एक ऊर्ध्वाधर यानी ठड़े ठड़े खंभे की परछाई जो है, ठीक है ना, सीधा रहेगा एकदम, ये थोड़ा टेढ़ा बना दिया हूँ। चलो मैं
अपने बोर्ड को ही टेढ़ा कर देता हूँ, ठीक है ना, ऐसे। अब ये सीधा हो गया। खंबे की परछाई क्या है, खंबे की ऊंचाई के बराबर है। तो देखिए ये खंबे की परछाई है, ठीक है, खंबे की परछाई और ये खंबे की ऊंचाई है, और ये दोनों बराबर हैं, यानी जितना ऊंचाई है इतना ही दूरी पर परछाई भी है, यानी दोनों की हाइट एकदम बराबर है, ठीक है। अब पूछ रहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यहाँ से सूर्य भगवान अपना प्रकाश दे रहे हैं, ठीक है, जिससे ये परछाई यहाँ से यहाँ तक पूरी बन रही है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक मैच कर लो, ठीक है। अब ये कोण आपका 90 डिग्री है, इस कोण को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप लोग करेंगे क्या, यहाँ पर tan थीटा का सूत्र लगा देंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू क्या है h, आधार की वैल्यू क्या है h, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर tan थीटा 1 की जगह पर हम tan 45 डिग्री रख सकते हैं, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग थीटा बराबर क्या पा जाएंगे, 45 डिग्री पा जाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, यदि वृत्त की त्रिज्या a है, यानी r बराबर a दिया हुआ है, तो कहता है वृत्त की परिधि क्या होगी। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो r की जगह पर a रख दो, 2πa। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। अब देखिए 25वां नंबर 25वां नंबर क्वेश्चन देखिए, वृत्त का व्यास r सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान देना यहाँ पर व्यास हमें दिया गया है, ठीक है ना, यानी व्यास हमको दिया गया है कैपिटल R सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी r/2 सेंटीमीटर, यानी व्यास की आधी। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr², तो पाई गुणे r की जगह पर ये वैल्यू रख दो, तो r/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोगों को मिल जाएगा πr²/4 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। और यहाँ से आज की वीडियो फिनिश होती है। कमेंट में जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँचेगी।